सो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम इकोसिस्टम का सेकंड फंक्शन डील करने वाले हैं। लास्ट फंक्शन में हमने प्रोडक्टिविटी को डील किया था। तो आज का जो सेकंड फंक्शन रहेगा डेट इज द डिकम्पोजिशन। ठीक है, हम डिकम्पोजिशन को डील करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि एक्चुअली में डिकम्पोजिशन का मीनिंग क्या होता है। देखो बच्चों, डिकम्पोजिशन एक्चुअली में एक नेचुरल प्रोसेस होता है। एक नेचुरल प्रोसेस है। ठीक है, इट इज अ नेचुरल प्रोसेस जिसमें डेड प्लांट और एनिमल के कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस को, ठीक है, जैसे इसमें क्या होगा कि जो भी डेड प्लांट और एनिमल के कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होंगे, कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होंगे, एक्चुअल में उनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया और फंजाई तोड़कर सिंपलर इनऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट करते हैं। सो एक्चुअली में इसके लिए हम एक टर्म डिकम्पोजिशन यूज करते हैं। तो हम क्या बता सकते हैं कि एक नेचुरल बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें डेड प्लांट के और एनिमल्स के कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस को माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया और फंजाई तोड़कर सिंपलर इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। और ये जो सिंपल इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं, कुछ तो ये खुद कंज्यूम कर लेते हैं, खुद बैक्टीरिया और फंजाई इसको कंज्यूम कर लेते हैं, और कुछ पार्ट इसका सॉइल में एब्जॉर्ब हो जाता है ना। ये न्यूट्रिएंट फिर से सॉइल में वापस चले जाते हैं, और जब ये सॉइल में चले जाएंगे तो फिर से प्लांट इनको दोबारा से यूटिलाइज करेगा। ठीक है, प्लांट इनको फिर से दोबारा यूटिलाइज करेगा, यानी कि ये न्यूट्रिएंट फिर से सॉइल में जब वापस जाते हैं और प्लांट उन्हें एब्जॉर्व कर लेते हैं, तो हम बता सकते हैं कि इसी तरह न्यूट्रिएंट साइकिल कंप्लीट होता है। तो डिकम्पोजिशन क्या हुआ, एक ब्रेक डाउन हुआ कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर का बाय डिकम्पोजर जैसे बैक्टीरिया एंड फंजाई, किसमें तोड़ा इनटू इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस लाइक वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स में। और मोस्टली जो भी डिकम्पोजिशन होता है इट इज अ ऑक्सीजन रिक्वायरिंग प्रोसेस। और डिकम्पोजिशन के प्रोसेस में जो हमें रॉ मटेरियल चाहिए था वो उसे हम बताते हैं डेट्राइटिस। एक्चुअली में डेट्राइटिस होता क्या है, डेट्राइटिस वो डेड ऑर्गेनिक मैटर है जो डिकम्पोजिशन के लिए रॉ मटेरियल का काम करता है। जैसे इसमें आपके डेड प्लांट्स रिमेन्स, इसमें आपके लीव्स आ जाएंगे, बाक्स, फ्लावर्स, और डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, फिशियल मैटर एटसेट्रा। ये सारे के सारे जो हैं दीज आर द डेट्राइटिस। यानी कि जो डेट्राइटिस होगा वो एक डेड ऑर्गेनिक मैटर है जो डिकम्पोजिशन के लिए रॉ मटेरियल के तौर पे काम करता है। और ये एग्जाम्पल है आपकी डेट्राइटिस की। आई होप आपको डिकम्पोजिशन और डेट्राइटिस के बारे में पता लग गया होगा। और अब हम ये देखेंगे कि व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ डिकम्पोजिशन। ठीक है, पहले ही बताया कि ये मोस्टली एरोबिक प्रोसेस है जहां पे ऑक्सीजन की नीड होती है। ठीक है, और अब ये जानेंगे कि एक्चुअली में क्या क्या स्टेप्स होते हैं डिकम्पोजिशन में। तो इसको हम 5 स्टेप्स में डील करने वाले हैं। जैसे सबसे पहले हम फ्रेगमेंटेशन को डील करेंगे। सो दीज आर द 5 स्टेप्स जो हमें एक करके डील करने हैं। स्टेप्स ऑफ डिकम्पोजिशन, द फर्स्ट वन इज द फ्रेगमेंटेशन, सेकंड वन इज द लीचिंग, थर्ड वन इज द कैटाबोलिज्म, फोर्थ वन इज द ह्यूमिफिकेशन एंड द फिफ्थ वन इज द मिनरलाइजेशन। तो सबसे पहले हम फ्रेगमेंटेशन के बारे में जानेंगे कि एक्चुअली में फ्रेगमेंटेशन का मतलब क्या होता है। देखो, नाम से फ्रेगमेंटेशन से पता लग रहा है कि यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है कि जो डेट्राइटिस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना। ठीक है, ब्रेक डाउन ऑफ डेट्राइटिस इनटू स्मॉलर पार्टिकल। और जो इस डेट्राइटिस को स्मॉलर पार्टिकल्स में तोड़ेगा तो उसे हम डाइट्राइटिवर्स के नाम से जानेंगे। जैसे अर्थवर्म एक डाइट्राइटिवर्स के एग्जांपल है जिसने डेट्राइटिस को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा। और ये काम करते हैं आपके डेट्रिवाइरस जैसे अर्थवर्म के अलावा आप टर्माइट्स, इंसेक्ट्स के एग्जांपल भी ले सकते हैं। ठीक है, जैसे अर्थवर्म ले लो तो अर्थवर्म पत्तों को खाकर उन्हें छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देते हैं। और एक्चुअली में इसका इंपॉर्टेंस क्या होगा, जब वो अर्थवर्म पत्तों को खाकर उन्हें छोटे पार्टिकल्स में तोड़ देता है तो इसका इंपॉर्टेंस ये होगा कि सरफेस एरिया बढ़ जाता है।
जब सरफेस एरिया बढ़ जाएगा तो माइक्रोब्स के लिए काम करना ईजी हो जाता है। तो एक्चुअली में इसे हम फ्रेगमेंटेशन बताते हैं। फ्रेगमेंटेशन के बाद सेकंड स्टेप होता है डिकम्पोजिशन का, दैट इज द लीचिंग। दैट इज द लीचिंग। लीचिंग का मतलब क्या होता है? यानी कि डेट्राइटेट से वाटर सोलेबल न्यूट्रिएंट्स, जो वाटर सोलेबल न्यूट्रिएंट्स होंगे डेट्राइटिस के, वो पानी के साथ सॉइल के नीचे के लेयर यानी कि सॉइल हॉरिजन में चले जाते हैं। न्यूट्रिएंट्स जैसे आपके नाइट्रेट्स ले लो, फॉस्फेट्स ले लो, पोटेशियम ले लो, उसे एक्चुअली में हम लीचिंग बताते हैं। तो इसमें क्या होगा कि जो वाटर सोलेबल न्यूट्रिएंट्स, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होंगे, दे गो डाउन इनटू द सॉइल हेरिजेंस एंड प्रिसिपिटेट एज अनअवेलेबल साल्ट। ये यानी कि ये प्लांट्स के लिए फिर अवेलेबल नहीं होते। और कौन कौन से ऐसे सॉल्ट होंगे? जैसे नाइट्रेट्स, फॉस्फेट्स, पोटेशियम। कभी कभी ये न्यूट्रिएंट टेम्परेरी अवेलेबल साल्ट बन लेते हैं, बट मोस्टली ये अनअवेलेबल होंगे, बाद में प्लांट के लिए अवेलेबल भी हो जाते हैं। और लीचिंग सॉइल फर्टिलिटी, अगर हम बता सकें कि लीचिंग जो है सॉइल फर्टिलिटी को लॉन्ग टर्म में बढ़ाती है, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने बताया कि कभी कभी ये न्यूट्रिएंट टेम्परेरी अनअवेलेबल साल्ट्स बन जाते हैं, लेकिन बाद में प्लांट के लिए अवेलेबल हो जाते हैं। तो हम बता सकते हैं कि लीचिंग जो है वो सॉइल फर्टिलिटी को लॉन्ग टर्म में बदलती है। सो इससे हम एक्चुअली में टर्म क्या यूज करते हैं? लीचिंग। लीचिंग के बाद जो थर्ड स्टेप होता है आपका डिकम्पोजिशन का, डेट इज द कैटाबॉलिज्म। और ये आप लोअर क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं कि डिकम्पोजिशन का, कैटाबॉलिज्म का मतलब क्या होता है। कैटाबॉलिज्म में क्या होगा कि जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक कंपाउंड है, उनको सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में ब्रेक डाउन करना। और एक्चुअली में ये कौन करता है? तो ये आपके बैक्टीरिया और फंजाई करेंगे, क्योंकि कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक में आपके मोस्टली बैक्टीरिया और फंजाई का यूज होगा। और ये अपने एंजाइम यूज करते हैं यहाँ पे, जैसे सेलुलेज, प्रोटीज, लाइपेज। क्योंकि इस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर में जो आपके मटेरियल्स होंगे, डेट इज द सेलुलोज होगा, प्रोटीन होगा, फैट्स होगा, ठीक है। तो ये एंजाइम इनसे बैक्टीरिया और फंजाई से सीक्रेट होते हुए इस कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मैटर को सिंपलर फॉर्म में चेंज करते हैं। इसकी हेल्प से, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, सेलुलेज की हेल्प से। ये एंजाइम है। सेलुलेज के अलावा ये प्रोटीज, जो प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम होते हैं, प्रोटीज और लाइपेजेस एक्सेट्रा। तो एक्चुअली में इसका मतलब क्या हो गया कि कैटाबॉलिज्म में क्या होगा? डिग्रेडेशन ऑफ डेट्राइटिस इनटू सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस बाय बैक्टीरिया एंड फंजाई एंजाइम्स। और वो एंजाइम कौन कौन से होते हैं? सेलुलोज हो सकता है, प्रोटीज हो सकते हैं, और लाइपेज हो सकता है। तो इस प्रोसेस के लिए हम क्या टर्म यूज करते हैं? दैट इज द कैटाबॉलिज्म। हमेशा यही होता है कि जो फ्रेगमेंटेशन, जैसे हमने सबसे पहले फ्रेगमेंटेशन को देखा, और दूसरे नंबर पर लीचिंग को देखा, और तीसरे नंबर पर हमने कैटाबॉलिज्म को देखा। तो फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग और कैटाबॉलिज्म अक्सर एक साथ ही होते हैं। सो दे अकर साइमल्टेनियसली, वेरी इंपॉर्टेंट। और अब जो डिकम्पोजिशन का जो फोर्थ स्टेप होता है, डेट इज द ह्यूमिफिकेशन। तो फिर कहने का मतलब है कि ह्यूमिफिकेशन का मतलब क्या होता है? यानी कि जो पार्शली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर का ह्यूमस, यानी कि जो आपका पार्शली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर का ह्यूमस में कन्वर्ट होना। जो पार्शली डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक मैटर था उसका ह्यूमस में कन्वर्ट होना एक्चुअली में क्या करता है? ह्यूमिफिकेशन। सो एक्युमुलेशन ऑफ ह्यूमस, और एक्युमुलेशन, आप ह्यूमस का एक प्रॉपर्टी याद रखेंगे, ये कैसा होता है? डार्क एमॉर्फस होता है इन सॉइल। और ह्यूमस इज रेजिस्टेंस टू माइक्रोबियल एक्शन। देखो इस पे आपके माइक्रोब एक्शन ही करते। एंड सो डिकम्पोज इज वेरी स्लोली। ह्यूमस जो है वो डिकम्पोज वेरी स्लोली होगा। बीइंग कोलाइड इन नेचर, इट सर्व एज अ रिजर्वायर ऑफ न्यूट्रिएंट। तो हम बता सकते हैं ह्यूमस क्या होता है? एक डार्क कलर्ड एमॉर्फस सब्सटेंस, माइक्रोबियल अटैक के लिए रेजिस्टेंस होता है, कोलाइडल नेचर का होता है। और इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमस की बात करोगे तो साइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है। इससे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, ये वाटर की होल्डिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करता है। और न्यूट्रिएंट का रिजर्वायर एक्चुअली में ह्यूमस होता है। तो ह्यूमस को सॉइल का बैकबोन माना जाता है। इट इज कॉल्ड एज द बैकबोन ऑफ व्हाट? सॉइल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों? क्योंकि हमने अभी बताया कि ये सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को भी इंक्रीज करता है, और न्यूट्रिएंट के रिजर्वायर होता है। इसीलिए एक्चुअली में इसको क्या बताते हैं? बैकबोन सॉइल का माना जाता है। सो दिस वन इज कॉल्ड द ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन के बाद अगर लास्ट वाला स्टेप देखें, दैट इज कॉल्ड द मिनरलाइजेशन। मिनरलाइजेशन क्या होता है? कि ह्यूमस को कंप्लीटली इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट में ब्रेक डाउन करना। अब क्योंकि हमारे पास ह्यूमस बच गया था, तो जब ह्यूमस को कंप्लीटली इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट में ब्रेक डाउन किया जाए,
तो उसे हम डिकम्पोजिशन मिनरलाइजेशन बताते हैं। सो इट इज द रिलीज ऑफ इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट ड्यू टू द डिग्रेडेशन ऑफ ह्यूमस बाय सम माइक्रोब्स, और ये एक स्लो प्रोसेस होता है। और क्वेश्चन आता है फिर वो रिलीज होने वाले सबस्टांसेस क्या हो सकते हैं? नाइट्रोजन अमोनिया की फॉर्म में, नाइट्रेट की फॉर्म में, फॉस्फोरस, सल्फर एटसेट्रा, और ये न्यूट्रिएंट डायरेक्टली प्लांट ऑब्जर्व कर लेते हैं। सो ये 5 स्टेप्स हैं आपके डिकम्पोजिशन की: फ्रेगमेंटेशन, लीचिंग, कैटाबोलिज्म, ह्यूमिफिकेशन एंड द मिनरलाइजेशन। सो आई होप आपको प्रॉपर तरीके से डिकम्पोजिशन के जितने भी स्टेप्स हैं वो प्रॉपर तरीके से अंडरस्टैंड हुए होंगे। अब नेक्स्ट में जैसे आप इस डायग्राम के थ्रू आप देखना चाहोगे, तो जैसे यहाँ पे एक ट्री है, एक ट्री कोई एक सॉइल में ग्रो कर रहा है, और मान के चलो ये इसके लीव्स हैं, है ना? ग्रीन लीफ फॉल्स ऑन द ग्राउंड इसी ट्रीज के, और कुछ लीव्स इंसेक्ट और एनिमल्स खा लेते हैं, है ना? सम आर ईटन बाय इंसेक्ट्स एंड अदर आर एनिमल्स, एंड न्यूट्रिएंट्स आर एनर्जी एंटर द फूड वेब। क्योंकि जब जब इनको कोई इंसेक्ट और एनिमल ईट करेगा तो कॉमन सेंस है ये आपके किसी फूड वेब या फूड चेन के थ्रू एंटर हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस लीव को कोई इंसेक्ट ईट कर रहा है, और बाकी के लीव्स को जो है आपके माइक्रोब्स तोड़ देते हैं, तो न्यूट्रिएंट सॉइल में फिर से दोबारा से वापस आ जाते हैं, और सॉइल फिर से न्यूट्रिएंट रिच हो जाती है, और प्लांट फिर से ग्रो करना स्टार्ट कर जाते हैं। तो एक्चुअली में ये डिकम्पोजिशन का साइकिल आप देख सकते हैं इसमें। So this one is the diagrammatic representation of the decomposition cycle in a terrestrial ecosystem. अब नेक्स्ट में क्या आता है कि what are the factors which affect the decomposition? Factor influencing decomposition. तो फर्स्ट फैक्टर जो है डेट इज द केमिकल कंपोजिशन ऑफ डेट्राइटिस। अभी हमने डेट्राइटिस के बारे में पीछे देखा, यानी कि लिग्निन और काइटिन रिच डेट्राइटिस, जिस डेट्राइटिस में सबसे ज्यादा लिग्निन और काइटिन हो, ये केमिकल्स हैं, तो उस केस में जो डिकम्पोजिशन होता है वो क्या होता है? स्लो होता है। सो डिकम्पोजिशन इज स्लो इन डेट्राइटिस रिच इन लिग्निन एंड काइटिन। ठीक है। इट इज क्विकर इफ डेट्राइटिस इज रिच इन नाइट्रोजन एंड वाटर सोलेबल सबस्टांसेस लाइक शुगर। अगर डेट्राइटिस में नाइट्रोजन और शुगर रिच डेट्राइटिस होगा तो उसकी जो डिकम्पोजिशन होगी फर्स्ट होगी। पॉइंट शुड बी रिमेंबर कि अगर लिग्निन और काइटिन होगा डेट्राइटिस में तो डिकम्पोजिशन का जो प्रोसेस होगा वो स्लो होगा, बट अगर नाइट्रोजन और शुगर रिच डेट्राइटिस होगा तो उसका डिकम्पोजिशन कैसा होगा? फास्टर होगा, क्विकर होगा। नेक्स्ट में आता है डेट इज द क्लाइमेटिक फैक्टर्स। क्लाइमेटिक फैक्टर में सबसे पहले वार्म एंड मॉइस्ट क्लाइमेट, यानी कि अगर आपका क्लाइमेट वार्म और मॉइस्ट है तो उस समय भी आपको जो है देखा जाएगा कि जो डिकम्पोजिशन होगा वो फास्टर होगा, ये फेवर करता है डिकम्पोजिशन को। लेकिन अगर टेम्परेचर लोअर है ना, टेम्परेचर लो टेम्परेचर है और एनारोबिक कंडीशन है, तो आपका जो डिकम्पोजिशन का प्रोसेस होगा वो भी क्या होगा? कम होगा। सो लो टेम्परेचर एंड एनारोबियोसिस, या हम बता सकते हैं एनारोबिक कंडीशन, ये इनहिबिट करता है डिकम्पोजिशन को एंड रिजल्टिंग इन द बिल्ड ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल। क्योंकि जब आप उनका अगर डिकम्पोजिशन ही नहीं होगा तो उसकी वजह से जो आपके ऑर्गेनिक मटेरियल है वो सॉइल में बिल्ड अप होते जाएंगे। सो इसी वजह से क्या होता है कि ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में डिकम्पोजिशन फर्स्ट होता है। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में डिकम्पोजिशन फर्स्ट क्यों होता है? क्योंकि वहां पे बेटर क्लाइमेटिक कंडीशंस होती हैं। ठीक है, वार्म और मोस्ट क्लाइमेटिक कंडीशन होती है, वहां पे अच्छा टेम्परेचर होता है और मोस्टली एनारोबिक कंडीशंस एरोबिक कंडीशंस होती हैं। तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में डिकम्पोजिशन फर्स्ट होता है, लेकिन जैसे तुंद्रा जैसे एरिया में देखोगे तो ऑर्गेनिक मैटर जो है वो जमा हो जाता है, क्योंकि वहां पे जो कंडीशंस होती है वो लो टेम्परेचर एनारोबिक कंडीशंस होती है। सो ये आप मेमोराइज करेंगे कि दीज आर द सम फैक्टर्स विच इन्फ्लुएंसिंग द डिकम्पोजिशन। सो दिस वन इज ऑल अबाउट द डिकम्पोजिशन। अब नेक्स्ट में जो हम इकोसिस्टम के फंक्शन को पढ़ने वाले हैं दैट इज द एनर्जी फ्लो। अभी तक हम प्रोडक्टिविटी और डिकम्पोजिशन को डील कर चुके हैं, और डिकम्पोजिशन में हमने 5 स्टेप्स को डील किया, और ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं डिकम्पोजिशन को। सो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बच्चों अबाउट द एनर्जी फ्लो। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।